तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? यस सर। चलो, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कल बहुत डिटेल में बात हुआ था। तो यदि हम उसके डेफिनेशन का बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन कैसा हो सकता है कि इन फिजिक्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम and the set of physical reference points that uniquely fix the coordinate system and standardize measurements within the frame। मतलब ये कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे पहले क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फिक्स करते हैं। जनरली वो कैसा सिस्टम होता है, कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। टोटल आगे तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे या वो 12th में भी पढ़ोगे, कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी तक सिर्फ हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? तीन एक्सिस होता है, ठीक है। एक एक्सिस होता है एक्स, दूसरा होता है वाई और तीसरा होता है जेड। जेड। जेड, ये तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई एंड जेड। तो जेड देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जेड जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये मत समझना जेड यहाँ पर ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स और जेड में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जेड और वाई में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक्स एंड वाई में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम है आपका, जनरली हम इसी को यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये तीनों एक्सिस जहां मिलता है, जहां कट करता है, तीनों एक्सिस जहां कट करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तीनों यहां मिला, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, है ना। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। जहां पे सबका वैल्यू क्या होगा? 0 0 0, एक्स वाई और जेड 0 0 0 ओरिजिन पे, ठीक है। और यही वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्व करता है, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई और जेड, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है कि तुम्हारा बस का कंपार्टमेंट हो, या हो सकता है पार्क हो, या हो सकता है एरोप्लेन हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई सा भी एक रेफरेंस पॉइंट हो, जहां से तुमको चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका कि ये ओरिजिन है। हमेशा जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि तुम ऑब्जर्वर हो और तुम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रही हो। सपोज तुम यहाँ पे, ये कोई पार्क है और ये किसी पार्क का बेंच है, ठीक है। तो वो जो पार्क का बेंच है ना, वो ओरिजिन पे होगा हमेशा। यदि तुम ऑब्जर्वर हो और उस बेंच पे बैठी हो, तो वो बेंच हमेशा क्या होगा? इस ओरिजिन पे होगा। अब यहाँ से बैठ के देख रही हो कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, तो बच्चा का पोजीशन, जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे है कोई बच्चा, तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। क्या पोजीशन हो सकता है? 2 2 2, क्या ये पोजीशन हो सकता है? यस सर। और खेलते खेलते बच्चा यहाँ चला आया, ठीक है। खेलते खेलते बच्चा यहाँ चला आया, तो इसको 2 2 2 मत कहो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। क्या सही है? बच्चा खेलते खेलते यहाँ चला आया, तो तुम क्या ऑब्जर्व की यहाँ बैठ के कि बच्चा का मूवमेंट कहाँ से यहाँ हो गया, घूम खेल कूद के यहाँ से यहाँ आ गया, x1 y1 z1 से
थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ यदि तुम समय देखी थी तो 5:10 बज रहा था, 5:10 PM, और यहाँ पे हुआ 5:12 PM। 2 मिनट में बच्चा भाग के कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। आ रहा बात समझ में? तो क्या Yes. क्या क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है? 2 2 2 बोलो। Yes, sir. यदि तुमको लगता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है तो एक बात सुन लो। मान लो सबसे पहले डिपेंड करता है कि तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ है ना। मान लो कि ये डिपेंड करता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ है। अब देखो, अब पार्क को हम बना रहे हैं, तुम बोल रही हो कि सही है ना। अब देखो इस चीज को तुमको कैसे इम्प्रूव करते हैं कि थोड़ा सा तुम अपना सोच को और ये रखो, ब्रॉड रखो, कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचो। मान लो ये पार्क है जो कि चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये है पार्क। पार्क तो ऐसा ही होता है ना। मान लो ये पार्क है, Yeah. चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ, ये अथी है, मान लीजिए कि ये बाउंड्रीज है, ठीक है, ये बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, प्लेग्राउंड। ओके, अंडरस्टूड। ये क्या है, Yes, sir. प्लेग्राउंड है। Right. अब तुम्हारा बेंच कहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेंच लगा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जब बेंच लगा हुआ है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हमको 3 लाइन चाहिए। एक तो ये, एक तो ये एक्सिस, एक तो ये एक्सिस, और एक ऊपर वाला एक्सिस। देखो क्या तीनों परपेंडिकुलर दिख रहा है, मन के आंख से देखो, तीनों Yes, एक sir. दूसरे पर परपेंडिकुलर है। चलो बहुत बढ़िया। Yes. तो इस एक्सिस को क्या मानोगे, एक्स एक्सिस को क्या मानोगे, X. एक्स। चलो, तो इस एक्सिस को क्या माने, Y. वाई। तो इस एक्सिस को क्या मानेंगे, Z. जेड। हम फिर बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड को हम अपने हिसाब से नहीं मानेंगे। हमेशा क्या करो, ये जो लाइन है एक्स, ये लाइन है, एक शॉर्ट टर्म बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि हम कैसे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। देख लो एक बार, ये रहा एक्स, ये मान लो एक्स। हाँ सर, हेलो। ये सर आपका उसमें जो सब्जेक्ट मिसिंग है ना, उसका नाम लिखना है। अच्छा, हम कर दे रहे हैं सर, थोड़ी देर में हम कर दे रहे हैं। ठीक ठीक सर, हम कर दे रहे हैं थोड़ी देर में, हम थोड़ा बाहर हैं। ठीक, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. चलो, फोन आने के बाद डिस्कनेक्ट नहीं हुआ कॉल। चलो, तो एक बात बताओ हमको, एक चीज समझो पहले कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे रखते हैं। यदि ये नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है, एक्स। एक्स किसी को भी एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसको यदि एक्स मान रही हो, ठीक है, और इसको वाई मान रही हो, ठीक है, तो जेड किधर होगा, जेड किधर होगा। तो क्या करो, क्या करो, हम तो वैसे एक काम करो, तुम अपने दाहिने हाथ के हथेली को एक्स एक्सिस पर रखो, ठीक है, और सारे फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, सारे फिंगर्स को कर्ल करो। तो तुम्हारा जो अंगूठा जो दिखाएगा साइड, जो जिस तरफ होगा वही डायरेक्शन होगा जेड का। तो देखो यहाँ पे ऐसा, ये अंगूठा बाहर की तरफ जेड एक्सिस की तरफ आना चाहिए। नहीं समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सर समझ गए। समझ गई? कैसे हम Yes, निकालते sir. हैं? यदि तब तुम बताओ कि यदि ये y होता, यदि x होता,
तो जेड किधर होता? सर लेफ्ट। लेफ्ट में। लेफ्ट राइट तो होता ही नहीं है, लेफ्ट राइट कैसे समझ में आएगा? या तो इनसाइड बोर्ड होगा या तो आउटसाइड बोर्ड होगा। ठीक है, जो बोर्ड है ये राइटिंग बोर्ड, या तो उसके बाहर आएगा या तो अंदर जाएगा। लेफ्ट राइट क्या होता है? तो फिर से करो, क्या अंगूठा देखो अंदर करो, अंगूठा अंदर की तरफ करो और इसको ऐसे टर्न करो बाकी फिंगर्स को। ठीक है, तो बाकी फिंगर्स को यदि टर्न करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो तुम्हारा जेड एक्सिस होगा वो अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की सर तरफ ये होगा। लेफ्ट से नहीं हो रहा है, सॉरी राइट हैंड से नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड से हो रहा है। नहीं, लेफ्ट हैंड तो यूज ही नहीं करना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम अपना फिंगर्स रखो ऐसे, तब तुमको पता चलेगा। ये सारा फिंगर रखिए ऐसे ऐसे करके। हाँ, ठीक है, और उसके बाद इस फिंगर्स को ऐसे करके कर्ल करो तो तुम्हारा जेड एक्सिस ऊपर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हम किसी दिन वीडियोस में बता देंगे। ठीक, फिलहाल समझ लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का ओरिएंटेशन हम अपने हिसाब से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना होता है। आया समझ में? चलो, तो देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो तुम बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हो ना, ये है बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा यहाँ खेल रहा है। ठीक है, पहले ए पोजीशन पे था, भाग के कहाँ आ गया? बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है पूरे प्लेग्राउंड में। यहाँ आ गया, ए से बी में आ गया। तो ए का पोजीशन हम कह रहे थे 2 2 2। देखो अब 2 2 2 क्या है? 2 है, एक्स एक्सिस में 2 गई, एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट आगे बढ़ो, यहाँ होगा 2 पॉइंट। फिर वाई एक्सिस में 2 पॉइंट आगे बढ़ो, तो यहाँ आ गई, यहाँ पे बच्चा है। ठीक है, जेड एक्सिस में 2 पॉइंट ऊपर बढ़ो, क्या बच्चा 2 मीटर हवा में खेल रहा है? ये सुपरमैन है क्या? बात आ रही है समझ में? बोलो। यस सर। क्या जो जिस बच्चे को तुम ऑब्जर्व कर रही हो, ये क्या कोई सुपरमैन है जो हवा में खेल रहा है, हवा में उड़ रहा है? हमने कहा नो कि सर। द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड इज 2 2 2, इज इट करेक्ट? इसका मतलब हुआ कि ये जमीन पे एक्स एक्सिस इधर बढ़ा, वाई एक्सिस जमीन पर, दो एक्सिस है एक्स वाई जेड, एक्स वाई, और जेड एक्सिस जो है वो पोल पर है, मतलब वो हवा में है ऊपर। तो क्या बच्चा हवा में है? 2 2 2, तो कभी भी हमेशा यदि बच्चा ग्राउंड पे खेल रहा है तो उसका बच्चा का हमेशा एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। एक कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वो जमीन पर ही खेल सकता है, जमीन के ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन यदि वो किसी एरोप्लेन से खेल रहा है, मान लो कि वो एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो होता है टॉय हेलीकॉप्टर, उससे खेल रहा है जो कि हवा में वो उड़ सकता है, उसका कोऑर्डिनेट 2 2 2 हो सकता है, लेकिन उस चाइल्ड का कोऑर्डिनेट कभी भी 2 2 2 नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। इसका मतलब है कि अभी तक तुम इन चीजों को विजुलाइज नहीं कर पा रही हो। विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, जो भी बात हम कर रहे हैं, और फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। इफ यू कैनॉट विजुअलाइज द फिजिक्स, it is very difficult to understand the concepts of physics. Okay, so the physics is not mathematics कि हम इसका फॉर्मूला जान लिए तो हो गया, इसका फॉर्मूला जान लिए तो हो गया। ओके, तो फिजिक्स को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? चलो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह जगह है जहां से बैठ के हम चीजों को देखते हैं। यदि तुम इसी बच्चे को खेलते हुए कहां पर देख रही हो? बैठ के पार्क में बैठ लगा हुआ है एक बेंच पे। लेकिन यदि यहां से एक रोड गया है यहां से एक रोड गया है, ठीक है, और यहाँ एक बस है। ओके, दिस इज अ बस which is going this side. ओके, तो इसमें तुम, अब इसमें से इसमें कोई बैठा हुआ है, इसमें तुम बैठी हुई है। अब क्या कर रही हो तुम?
कि इस बच्चे को फिर से ऑब्जर्व कर रही हो कि ये बच्चा कहाँ खेल रहा है। बात आ रही समझ में? इस बच्चे को तुम ऑब्जर्व कर रही हो, तो क्या यही कोऑर्डिनेट सिस्टम लागू होगा? बोलो, क्या नो यही सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम लागू होगा? तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अब बस में आ जाएगा। अब तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ आ जाएगा? बस में आ जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से तुम उसको जज करोगे, ठीक है, कि बच्चा कहाँ खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां तुम बैठी हो वहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। अब बच्चे के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे जा रहा है ना, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही आगे जा रहा है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम स्थिर है और बच्चा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। कभी ट्रेन में खिड़की से बाहर झांक के देखी हो? तुमको क्या लगता यस है? सर। पोल जा रहा है, पटरी पीछे जा रहा है, पेड़ पौधा पीछे जा रहा है, जो स्टेशन पर आदमी है वो खड़ा जो पीछे जा रहा है। ट्रेन में बैठ के आराम से कहती हो कि भैया आगरा आएगा तो बता दीजिएगा, कानपुर आएगा तो बता दीजिएगा, भागलपुर आएगा तो बता दीजिएगा। भागलपुर आएगा क्या? भागलपुर आता है कि तुम जा रही हो? हम लोग जा रहे हैं। लेकिन ट्रेन पे बैठ के क्या कहती हो? भागलपुर आएगा तो बता दीजिएगा। भागलपुर आएगा तो बता दीजिएगा। तो भागलपुर, हालांकि उस परिप्रेक्ष्य में वो सही है। तुमको लग रहा है हम तो ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन स्थिर है, ठीक है, और भागलपुर मेरे तरफ आ रहा है। ये कोई नहीं कहता है कि हम भागलपुर की तरफ जा रहे हैं। क्या कहती हो? भागलपुर मेरे तरफ आ रहा है। आया फिर चला भी गया। अभी तुरंत कौन सा स्टेशन गया तो कहोगे कि भागलपुर गया। अभी कौन सा स्टेशन गया तो कहोगे नौगछिया गया। बात आ रही है समझ में? यस लेकिन सर। लेकिन जब तुम स्टेशन पे खड़ी हो, किसी ट्रेन का इंतजार कर रही हो, तो क्या कहती हो कि पटना वाली ट्रेन आई क्या? वो कहती हो ना कि पटना वाली ट्रेन आई क्या? तो उस समय क्या हो जाता है? उस समय क्यों नहीं कहती हो कि पटना आ गया क्या, ये आ गया क्या? उस समय ट्रेन का इंतजार करती हो। जब तुम प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती हो तो तुमको लगता है कि ट्रेन मूव कर रहा है। जब ट्रेन में रहती हो तो तुमको लगता है स्टेशन मूव कर रहा है। ये सब चीज थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। तो समझो क्या है कि सबसे कन्वीनियंट क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम? वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सिस, तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? ओरिजिन भी कहते हैं, और नहीं तो कह सकती हो जहां से जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करता है चीजों को, वो ऑब्जर्वर का पोजीशन है। बात आ रहा है समझ में? चलो, अब क्या किया ऑब्जर्वर जो है, जैसे तुम ही अपने आप को ऑब्जर्वर मान लो ना, तुम अपने आप को ऑब्जर्वर मान लो, तो तुम क्या कर रही हो? एक हाथ में एक घड़ी रखी हुई हो। क्या रखी हुई हो? घड़ी रखी हुई हो। और इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हो, इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हो। तो इस बच्चे का पोजीशन 222 हो सकता है क्या? ये हो सकता है। तभी बच्चा जब हवा में उड़ रहा है तभी इसका पोजीशन 222 हो सकता है। अदरवाइज इसका एक कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। बात आ रहा समझ में? इसका एक कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो बच्चा का पोजीशन यदि अभी 2 2 2 0 है, थोड़ी देर के बाद क्या हो सकता है? 5 2 0 हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या, यहाँ पे हमने घड़ी, अपने हाथ में जो घड़ी है उस पर टाइम देखा तो कितना बज रहा है? 5:10। आफ्टर सम टाइम द the position, this is actually the position of the child, the new position of the child is 5 to 0. Okay, the new position of the child is 5 to 0. That means we can say in 2 minutes the child has changed its position from 2 to 0 to 5 to 0. Very simple. Okay, thus a frame of reference is a system, thus of a system of coordinate axis। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम ही ना है, और क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस attached
टू एन ऑब्जर्वर किसके साथ अटैच रहता है? टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विथ हिम। Having a clock with him, with respect to which the observer can describe position, displacement, velocity, acceleration, etc। समझ में आया क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कि क्या होता है, ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड होता है। हैविंग अ क्लॉक, ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक भी है। विथ हिम, विथ रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब, ऑब्जर्वर क्या डिस्क्राइब कर सकता है? ऑब्जर्वर से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो बताएगा। ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा कि बताओ जिस चीज को तुम देख रही हो उसका करंट पोजीशन क्या है, तो वो बता देगा। उससे पूछोगी कि बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो बताएगा। उससे पूछोगी कि उसका वेलोसिटी क्या है, वो बताएगा। उससे पूछोगे उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो बताएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इन सारी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बहुत? चलो, एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। यस। चलो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। अब थोड़ा सा और चीजों को डीप लेके जाएंगे। थोड़ा सा और डीप लेके जाएंगे, समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस can be of two types, can be of two types। कितने तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? दो तरह का। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर अच्छे से दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा ना? चलो ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और डार्क करते हैं। देखो अभी यस सर। इनर्शियल frame of reference and number B is non inertial frame of reference। इन दोनों टर्म्स को समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ ली, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, चलो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं इसका। डेफिनेशन होता है एन इनर्शियल frame of reference is an inertial frame of reference is a frame where Newton's first law of motion first law of motion holds true। Okay, that means if no external force is acting, if no external force is acting on a body,
on a body, it will stay at rest. It will stay at rest or remain in uniform motion. चलो, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, समझे इसको। आवाज आ रही है? यस सर। तो सबसे पहले देखो, inertial frame of reference is the frame where Newton's first law of motion holds true. सब यहाँ पे क्या देख रही हो, किस बात का जिक्र किया गया है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबको पता है? न्यूटन्स लॉ का न्यूटन का कितना लॉ होता है? न्यूटन्स का 3 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको किसको आइडिया है इन मोशन, इस लॉ के बारे में? इन लॉज के बारे में कौन कौन सुना है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? आगे हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो हम किताबी भाषा में तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऐसा बात करेंगे कि जो आपको एक बार याद हो जाए तो कभी भूलो मत। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी तुमसे पूछे तो तुरंत फटाक से जवाब दे दो। देखो, ये किताब रखा हुआ है टेबल पे, है ना? ये किताब रखा हुआ है टेबल पे। क्या ये किताब खुद से आगे बढ़ जाएगा क्या? नो सर। खुद से आगे बढ़ जाएगा? नो सर। ठीक है, तुम खड़ी हो जमीन पे, क्या खुद से आगे बढ़ जाओगी जब तक तुम चाहोगी नहीं? क्या टेबल खुद से आगे बढ़ेगा? क्या टीवी खुद से आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा। जो जहां है, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने का कोशिश करता है। ये तो खैर पृथ्वी पर का बात हो गया, पृथ्वी पर ऐसा है, लेकिन तुम थोड़ा सा एक बार और सोचो ना, स्पेस में चले जाओ। स्पेस, यहाँ पे ग्रेविटी काम करता है। यहाँ पे क्या काम करता है? ग्रेविटी। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है, कोई ग्रेविटी नहीं होता है। वहां पे तुमको यदि कोई एक बार तुम मोशन में हो, स्पेस में चले जाओ, ठीक है, और तुम मोशन में हो, तो तुम तब तक चलती रहोगी, तब तक चलती रहोगी, तब तक चलती रहोगी जब तक कि कोई तुमको रोके ना। बात आ रहा समझ में? यदि तुम इस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाओ, या कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसशिप, यदि जो बाहर स्पेसशिप में जो स्पेसशिप होता है ना, उसमें फ्यूल नहीं लगता। क्या तुमको पता है कि स्पेस में जो हमारा जो भी चीज घूम रहा है, जो भी स्पेसशिप है, उसको फ्यूल नहीं लगता है चलने के लिए। वो एक बार जो चल दिया ना, तो वो घूमते रह जाता है हमेशा के लिए, कभी रुकता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जो जिस स्थिति में रहता है हमेशा चाहता है हम उसी स्थिति में रहें। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आया? जो जो जैसे है वैसा ही रहना चाहता है, वो उसका बदलाव, वो अपने अंदर बदलाव नहीं चाहता है, अंटिल कोई तीसरा आके उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दे। अब यहाँ पर कोई आया, यहाँ से बुक को धक्का दे दिया, तो क्या हो गया? बुक आगे बढ़ गया। तो क्या खुद से आगे बढ़ा क्या? नो सर। नहीं, ये फोर्स लगाई तब तो आगे बढ़ा ना, फिर यहाँ आके रुक गया, फिर ये इंतजार कर रहा है, लेकिन इस टेबल पर फ्रिक्शन है इसलिए ये रुक गया। यदि यही बुक तुम्हारे स्पेस में रहता और स्थिर रहता और कोई फोर्स लगा देता, तो ये चलते चला जाता हमेशा के लिए। ये क्या होता? हमेशा के लिए चलते चला जाता, और तब तक नहीं रुकता जब तक कि फिर दोबारा कोई इधर से फोर्स नहीं लगाता। आया बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जो जैसा रहता है वो हमेशा चाहता है उसी स्थिति में बने रहना। ठीक है, जब तुम ट्रेन में चलती हो,
तो कभी लगता है कि तुम ट्रेन में चल रही हो, कभी कभी लगता हो कि हम ट्रेन में हैं ही नहीं, आराम से बैठी हो, ट्रेन चल रही है, यदि वो आवाज नहीं हो ट्रेन का तो तुमको लगेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा कि ट्रेन चल रहा है। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। कभी कभी ट्रेन खुल जाती है तो तुमको पता भी नहीं चलता है कि ट्रेन खुल गई, है ना, अपनी ट्रेन खुली कि बगल वाली ट्रेन खुली, है ना, नहीं पता चलता। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वैसा फ्रेम, inertial frame of reference is a frame where Newton's first law of motion holds true, जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होता है। मान लो अब दो केस लेते हैं। और नॉन इनर्शियल क्या होगा? नॉन इनर्शियल क्या होगा बताओ? नॉन इनर्शियल क्या होगा? जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होता है, जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होता है। बात आ रहा है समझ में? जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होता है उसको क्या कहते हैं? उस फ्रेम को क्या कहते हैं? इनर्शियल। और जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। वेरी सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन थोड़ा तो सिंपल हुआ ना, डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा तो सिंपल हुआ। मान लो अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको कि क्या होता है नॉन इनर्शियल इनर्शियल। देखो दो केस लेते हैं, हम इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे अभी फिलहाल। नॉन इनर्शियल का डेफिनेशन तुम लोग समझ गई कि क्या होता है। चलो देखो, दिख रहा है सबको? ये दो चेयर है, ये क्या है? बस है, दो बस है। एक हम इनर्शियल का केस लेंगे और एक नॉन इनर्शियल का, ठीक है? इनर्शियल में देखो एक बस है, दो सीट है, एक सीट पे कोई पर्सन बैठा हुआ है और दूसरे सीट पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है? यहां भी दो सीट है, यहां भी क्या है? दो सीट है। ये रहा सीट, उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गया, उतना बहुत है। समझ में आ जाना चाहिए। चलो, और यहाँ पे ये बस है, दोनों बस इधर जा रही है, दोनों बस इधर जा रही है, और यहाँ पर बेंच पे एक आदमी बैठा हुआ है, बेंच पे एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ भी बेंच पे एक आदमी बैठा हुआ है। चलो समझो, दोनों ही केस अलग अलग है। हम एक बार इसको ऑब्जर्व करेंगे और एक बार इसको ऑब्जर्व करेंगे। आ रहा है बात समझ में? दोनों ही केस अलग अलग है, एक है नॉन इनर्शियल का केस, एक इनर्शियल का केस। चलो देखो, देखो तीन है ना, तुमको कितना आदमी दिख रहा है टोटल? तीन आदमी दिख रहा है। तीनों का नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको कहो ए, इसको कहो बी, और इसको कहो सी, और यहाँ भी इसको कहो ए प्राइम, इसको कहो बी प्राइम, और इसको कहो सी प्राइम, ठीक है? चलो इनर्शियल पे बात करते हैं। इनर्शियल पे देखो कि ये बस चल रही है स्मूथली विथ अ कांस्टेंट स्पीड, दिस बस इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? एकदम स्मूथली चल रही है। तो क्या होगा जब ये सी को देखेगा, तो व्हाट, सी को क्या देखेगा? बी जब देखेगा, ऑब्जर्वर दो है, ए इज आल्सो एन ऑब्जर्वर, बी इज आल्सो एन ऑब्जर्वर, बट सी इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज आल्सो ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर बी? बस। एंड व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर ए? ग्राउंड। ग्राउंड। यहाँ पे व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर बी प्राइम? बस। एंड फॉर ए? ग्राउंड। ग्राउंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दोनों में अंतर क्या है पहले ये देखते हैं।
पहले नॉन इनर्शियल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक इसके बारे में बात करो। तो बी क्या देखेगा, बी देखेगा सी को कि ये आराम से बैठा हुआ है और इसका कोई स्पीड नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, ठीक है। यदि इस ये यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखेगा तो इसका पोजीशन हमेशा यही रहेगा, फिक्स पोजीशन है इसका, ये पोजीशन क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन इसके हिसाब से यदि इसके ओरिजिन से बात करें, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात करें, यहाँ पे जो बैठा हुआ पब्लिक है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बात करें तो ये अभी यहाँ है, इस पोजीशन पे है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहाँ मिलेगा, यहाँ पोजीशन के बाद मिलेगा, इस पोजीशन पे मिलेगा। क्या इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज होके यहाँ से यहाँ आ गया? यस सर। लेकिन क्या इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज कर रहा है? नो सर, नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो बी है उसके हिसाब से ये स्टैटिक है, यानी कि रुका हुआ है, स्थिर है, और ए जो है उसके हिसाब से ये मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख रहा है कि यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लागू हो रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लागू हो रहा है। मतलब कि किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बिना फोर्स लगाए, बिना मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। इसके हिसाब से ये इधर चल रहा है, इसके हिसाब से इधर चल रहा है, ठीक है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम भी बस में बैठी होगी, हाँ तुम तो बस में, ट्रेन में हमें बैठी होगी, तो ये बताओ जब बस ब्रेक लगाता है तो क्या फील करती हो? आगे की तरफ धक्का लगता है। यदि ये बस जो चल रही है, ये बस चल रही है, ये बस को यहाँ पे स्टॉपेज है, यहाँ पे स्टॉपेज है, यहाँ पे रोकना है, तो क्या करेगा, वो ब्रेक लगाएगा। और जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो तुम कभी कुछ फील हुआ है तुमको Yes, फील हुआ होगा yes, sir. कि तुम आगे की तरफ बस जिधर चल रहा है उधर झुक जाती हो। Yes, sir. तो बस जब रुकती है तो तुम क्या होती हो, उधर झुक जाती हो। किधर झुक जाती हो? बस जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में चलता है उसके तरफ झुक जाती हो। यानी कि ये जो पर्सन है ये क्या होगा, बस रुकने के बाद ऐसा हो जाएगा, ना। और ये जो पर्सन है ये ऐसे हो जाएगा, पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ, ऐसा होगा। यस सर। चलो अच्छा ये बताओ कौन धक्का दिया इसको, क्यों आ गया? कोई तुमको धक्का दिया क्या? नो सर। नहीं दिया ना। इसको कोई धक्का दिया, ये पीछे जाके टकरा गया सीट से? तुमको कोई धक्का दिया जो तुम आगे की तरफ झुक गई? नो सर। नहीं ना। तो यानी कि बिना किसी का धक्का लगाए, बिना किसी के कुछ किए तुम आगे झुक जा रही हो, ये गलत बात है ना। फिजिक्स के हिसाब से सही है, लेकिन बिना किसी, तब तो तुम पर क्या कोई भूत आके तुमको धक्का दे रहा है? कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आखिर तुम आगे की तरफ गिर जा रही हो? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर पहले ब्रेक मारेगा तो हम लोग आगे जाएंगे उस पे बैठे हुए। तो बैठी हुई हो तो तुमको आगे कौन लेके जा रहा है? इसका कोई सॉलिड कौन फोर्स लगा रहा है? कोई तुमको पीछे से धक्का दे रहा है? बस कंडक्टर तुमको धक्का नहीं, क्योंकि बस मोशन में है, बस और मोशन में अंदर हम लोग बैठे हैं और हम लोग भी मोशन में, और हम लोग का पैर जो वो बस के कांटेक्ट में, बस रुकने पे हम लोग का पैर उसके कांटेक्ट में होने की वजह से जल्दी से रुक जाता है, लेकिन हम लोग का बॉडी जो होता है वो मोशन में ही रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है, की वजह से वो आगे मतलब कि जर्क हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा कारण है, लेकिन क्या इंडिविजुअली कोई तुमको धक्का दे रहा है? यस और नो? क्या तुम्हारे ऊपर कोई आके हाथ से धक्का दिया आगे की तरफ? नो सर। नो। मतलब ये होगा, ये तय है। ये जो भी फेनोमेनन हो रहा है, जो भी फेनोमेनन तुम देख रही हो, बस के रुकने से आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना, बस के चलने से इसका इधर झुकना, इसका इधर झुकना, ये होना तय है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। लेकिन ये भी सही है, ये भी मानना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज हमको आके धक्का नहीं दिया, हम खुद से झुक जा रहे हैं ड्यू टू
सम चेंज इन स्पीड ऑफ दिस बस, क्या बस नॉर्मली चलते रहता है तब भी ऐसे ऐसे होता रहता है? एक सर्टेन समय पे होता है, एक सर्टेन समय पे होता है। कब होता है? जब बस ब्रेक लगाता है। रुकती है या जब बस चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है। ये दो कंडीशन पे होता है ना, तीसरे कंडीशन में भी होता है? नो सर। होता है जब बस अपना स्पीड बदलती है, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन 1 2 3 इज कॉल्ड व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द बस। These all three conditions comes in one thing, that is when there is an acceleration. When there is an acceleration. Here the acceleration is 0, but here the acceleration is not 0. Understood? क्या इस पूरे Yes, sir. here acceleration is 0, okay? Here acceleration is 0, but here acceleration is not 0. Understood the entire thing? यस सर। चलो, बहुत मजा आया सुन के, बहुत मजा आया डिस्कशन करके कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम में जब बस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब वो एकदम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये हमेशा इसी स्पीड से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि उस बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्वर है, तो ये दिस एंटायर सिस्टम विल बी कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होता है। यहाँ पे बिना किसी के धक्का लगाए तुम झुक रही हो, ठीक है, बिना किसी के धक्का लगाए तुम झुक रही हो, और यहाँ बिना धक्का लगाए पीछे की तरफ झुक रही हो। बस खुलती है तो इधर झुकती हो, ये आगे पीछे जो तुम हो रही हो बिना किसी के धक्का लगाए, इसका मतलब है कि तुम क्या कर रही हो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं हो रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जब तक तुमको कोई धक्का ना दे तब तक तुम जो स्थिति में बनी रहोगी, जो स्थिति में हो तुम उसी स्थिति में बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो तुम झुक जा रही हो, ठीक है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ था, तुम झुक के यहाँ चली गई, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। जहाँ गलत बात हो वहां पे क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होगा। और ये क्यों हो रहा है? ये सारा गड़बड़ी क्यों हो रहा है? सिर्फ एक चीज की वजह से, वो क्या है? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन का नाम सब सुना है कि नहीं? नो सुना, नहीं सुना है कि सुना है? बताओ, सुनी हो एक्सेलरेशन का नाम? पहले सुनी हो? यस यस सर। चलो, एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल एक्सेलरेशन समझ लो क्या है। जब भी स्पीड में बदलाव आता है वो एक्सेलरेशन के वजह से आता है। या तो स्पीड बढ़ जाए या तो घट जाए या बस रुक जाए। बस रुकना का क्या मतलब है? बस रुकने का मतलब है अचानक से 40 kmph से 0 kmph हो जाना। स्पीड में चेंज हुआ कि नहीं? 40 से 0। और स्पीड का और बस का चलने का क्या मतलब है? 0 से फिर 40 को कवर करना। तो क्या स्पीड चेंज हुआ कि नहीं 0 से 40? तो जब भी इस तरह का कंडीशन आए कि स्पीड चेंज हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक्सेलरेशन। तो जब भी कभी एक्सेलरेशन होगा, जब भी कभी एक्सेलरेशन होगा तो हम कहेंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बात आ रही है समझ में? चलो, तो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बस, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड। यहाँ भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बस, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड। देखो, इसमें कौन इनर्शियल है कौन नॉन इनर्शियल है? ये क्या है? इनर्शियल है। ये भी क्या है? इनर्शियल है। क्योंकि
जमीन तो मेरे हिसाब से नहीं घूम रहा है ना, जमीन मेरे हिसाब से, चूंकि हम जमीन पे बैठे हुए तो जमीन तो नहीं घूम रहा है, हम देख रहे हैं कि हम स्थिर हैं और ये बस यहाँ से यहाँ जा रही है वेरी स्मूथली। तो जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। लेकिन बस में बैठा हुआ व्यक्ति या बस जो जिसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। लेकिन तो क्या कारण है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का? यदि बस जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि बस है, यदि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति या आदमी या ऑब्जर्वर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, दैट विल बी इनर्शियल। इफ इट डज नॉट फॉलो देन इट विल बी नॉन इनर्शियल। देखो यहाँ पे बस क्या है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और यहाँ पर इसलिए ये इनर्शियल है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जब ग्राउंड पे बैठ के देखती हो तो ग्राउंड पे बैठ के क्या देखती हो, ग्राउंड पे बैठ के तो तुम इसका पोजीशन देखती हो, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू हो रहा है? क्या ये आदमी बैठे बैठे अपने से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है? ये जो ए प्राइम है क्या ऑटोमेटिकली ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन ये आदमी तो इधर उधर कर रहा है। तो जो देख रहा है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस पर क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू हो रहा है? यस, इस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू हो रहा है, लेकिन इस पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये इनर्शियल है और ये नॉन इनर्शियल है। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। चलो, थोड़ा बहुत भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे और भी चीजें आएंगे समझ में। चलो, तो आज का क्लास तो यहीं पे सिर्फ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम बताने में इतना टाइम लग गया। चलो, अब हम लोग एक नया चीज बात करते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो स्टार्ट करो। पहला, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सुनो ध्यान से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस में मूव करे, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब एक एक्स डायमेंशन और एक वाई डायमेंशन। यहाँ से कोई बॉडी है, ये आ गया बी पे, ठीक है, ऐसे करके घूम के, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज 2 5 है और इसका कोऑर्डिनेट है 3 8। हाँ, तो क्या दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, 2 से 3 हो गया और ये 5 से 8 हो गया? यस सर। पहला पोजीशन, पहला चीज। दूसरा चीज, मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये मान लो है कि 2 0, और ये यहाँ आके यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 5 0। देखो, इसका एक कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है, यानी कि ये जो पॉइंट है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। यस जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस पे मूव करे तो हम कहेंगे क्या है, ये कैसा मोशन हो रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है इसमें,
यदि कोई पॉइंट यदि यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ पर पहले था फिर यहाँ में यहाँ आ जाता है, इतना पॉइंट मूव करता है y। तो ये बताओ क्या ये 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है? 1 डायमेंशन। यदि कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ चले जाए 1 डायमेंशन, फिर यहाँ से यहाँ चले जाए, इसको मूव करें, समझ में आ रहा है? 1 डायमेंशनल मूव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक इन 1 डायमेंशन ओनली, यहाँ से यहाँ तक 1 डायमेंशन, यहाँ से वहाँ तक 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन, दिस इज द 1 डायमेंशनल मूवमेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में कोई भी एक 0 होगा हमेशा। हमेशा एक 0 होगा, हमेशा एक 0 होगा, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड करता है कि तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाती हो। जैसे कि कोई है ऐसे जा रहा है तो इस बात को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल जो है किसको फॉलो कर रहा है? इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है। पहले ये पॉइंट इस पॉइंट पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे था, अभी क्या हो गया? बी पोजीशन पे है। तो बताओ ये मूवमेंट जो है 1 डायमेंशनल है या नहीं है? तो 1 डायमेंशनल है। ये 1 डायमेंशनल है। देखो डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप दिखाए नहीं सर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बोलो क्या ये 1 डायमेंशनल है? नो सर। क्या इसका एक पोजीशन 0 है? नहीं। ये है -2 -2 और ये है 2 2। ठीक है, क्या ये 1 डायमेंशनल है? नहीं है। नहीं है। चलो अब इसी को हम देखो 1 डायमेंशनल कैसे बनाते हैं। देखो ये 1 डायमेंशन ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसा, एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर। देखो बन गया 1 डायमेंशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पोजीशन ए से पोजीशन बी। बताओ ए 1 डायमेंशनल हो गया? यस सर। तो 1 डायमेंशन हम आराम से बना सकते हैं। बस क्या शर्त है कि उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मूव करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा शर्त है कि उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मूव करना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन तो तुम लोग समझती हो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? यस सर। चलो क्या स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यस सर। यही स्ट्रेट लाइन। चलो तो मोशन इन 2 डायमेंशन, the motion of an object is said to be 2-dimensional motion if 2 out of 3 coordinates are specifying the position of the object with respect to time। मतलब ये कि मान लो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये क्या है? z एक्सिस। ठीक है, यहाँ भी z एक्सिस होगा, ऐसे तीनों एक्सिस होगा, तीन में से सिर्फ एक के देने से काम चल जाएगा। मान लो देखो यहाँ पे किसी का पोजीशन है x y z। ठीक है, किसी मान लो कि वही पार्क वाला एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे तुम बेंच लगा के बैठी हुई हो एंड यू आर लुकिंग दिस चाइल्ड प्लेइंग। ओके, दिस चाइल्ड इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड इज x y z, which coordinate will be 0? Z coordinate will be 0 because the child cannot fly in the air। है ना, चाइल्ड कभी भी हवा में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है, तो उसका हमेशा एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो यदि उसका पोजीशन x y 0 है, यानी कि मान लो इनिशियल पोजीशन है x1 y1 0 और फाइनल पोजीशन है x2 y2 0, तो ये जो है ये कैसा मूवमेंट हो रहा है?
टू डायमेंशनल, मतलब ये चाइल्ड हवा में नहीं उड़ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड प्लेइंग इन ground. This is the example of two-dimensional motion. What is three-dimensional motion? If all three coordinates are involved. If all three coordinates are involved. These all three coordinates are involved. जब भी इस तरह का बनाए तो तुम तुरंत इसको मन के आंख से देखना शुरू कर देना। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई पोजीशन है, सपोज फुटबॉल है, फुटबॉल तो हवा में जा सकता है ना, दिस इज द फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल है, फिर यहाँ पे फुटबॉल है। तो फुटबॉल का जो पोजीशन है, एक पोजीशन है x1 y1 z1 और दूसरा पोजीशन है x2 y2 z2। क्या इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहा है? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो इसलिए ये जो फुटबॉल का पोजीशन है, दिस जो फुटबॉल का मोशन है, मान लो फुटबॉल यहाँ से कोई मारा और ऐसे करके यहाँ आया, तो फुटबॉल का जो मोशन हो रहा है, फुटबॉल का जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को क्या कहोगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा एरोप्लेन फ्लाइंग इन स्काई, दूसरा अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, तीसरा फुटबॉल मूवमेंट, फुटबॉल मोशन। ये सारा चीज क्या है? जो भी हवा में जाए उसमें तीनों कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होता है, जो सिर्फ जमीन पे रहे उसमें दो कोऑर्डिनेट मूव करता है, और जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसमें वन डायमेंशन यानी वन कोऑर्डिनेट एंगेज होता है। आया समझ में? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। देखो यस सर। एक बार पोजीशन कैसे ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो दिख रहा है तीनों परपेंडिकुलर है। चलो, तो तीनों परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो यदि तुम इसको x मान रही हो, इसको तुम x मान रही हो, इसको तुम x मान रही हो, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? y, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? z। अब कोई पोजीशन तुमको दिखाना है 2 2 3, 2 2 3, तो 2 क्या है? x कोऑर्डिनेट, ये 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट, और ये 3 क्या है? z कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले 2 पहला कोऑर्डिनेट चुनो। पहला कोऑर्डिनेट क्या चुनोगी? x। ये है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5। तो 2 कहाँ आएगा? यहाँ। ये 0, सबके लिए 0। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट का 2 चुनो, 1 2 3 4। कहाँ है 2? 1 2 3, ये 2। तो और तीसरा है z कोऑर्डिनेट का 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो देखो कैसे हम करते हैं। एक्स एक्सिस का 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये सा पॉइंट, ये पॉइंट है ना। y कोऑर्डिनेट का 2, तो y की तरफ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। y का 3, y का नहीं, y का 2, x का 2, y का 2। देखो यस सर। यदि हम ये पोजीशन को बात करें तो ये 2 2 का पोजीशन है 0, यदि मतलब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब तुमको जेड एक्सिस में आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, इधर यहाँ पे है ना, यहाँ देख रही हो। थ्री डायमेंशनल में जो चीजें होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा विजन क्लियर होना चाहिए। देखो ये पोजीशन
ये पोजीशन हो गया 2 2 3 का। आया समझ में? अब इसको थोड़ा सा समझो कि ये मान लो जमीन है, ये क्या मान लो एक्स और जेड एक्सिस क्या है, जमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तुम्हारा घर का एक दीवार है, ये क्या है, घर का एक दीवार है, ये घर का दूसरा दीवार है, ठीक है, ये सामने वाला दीवार है। इस जब ये दीवार पे था ये पोजीशन जो 2 2 0 था, ये जो सामने वाला दीवार है वो एक्स वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस दीवार पे जो पोजीशन था वो था 2 2 0। अब दीवार से तुम बाहर निकलो और आगे की तरफ बढ़ो, इस जेड एक्सिस की तरफ 3 पॉइंट आगे बढ़ो, तो दैट विल रिप्रेजेंट यू 2 2 3। अंडरस्टूड? यस सर। कोऑर्डिनेट को बिना विजुलाइज किए बहुत मुश्किल है समझना, तो ये आज हम लोग इतना देखें, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, tomorrow we will start with the path length, speed, velocity, acceleration, displacement. ओके, तो आज का क्लास समझ में आया? यस यस। चलो तो क्लास एंड किया जाए। यस सर। ओके।